नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी दिल्ली के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम अजय है। तो चलिए अब ये कहानी अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स का काम करता हूं। यहां दिल्ली में सीधी सादी जिंदगी है, ना बहुत बड़ी ख्वाहिशें हैं और ना ही ज्यादा शानो शौकत। बस मेहनत करके अपनी बीवी बच्चों का पेट पालना और माता पिता की सेवा करना, यही मेरी दुनिया है। हालांकि वैसे तो मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का रहने वाला हूं और वहीं पर मेरा पैतृक गांव है। उसी गांव में मेरा बचपन बीता, गांव की गलियों में खेला, वहीं के तालाब में नहाया और खेतों में गाय भैंस चराई, जिसके चलते गांव की मिट्टी से मुझे हमेशा से ही एक अजीब सा लगाव रहा है। मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं और गांव के पुराने मकान में रहते हैं। माँ एक हाउसवाइफ है। साथ ही मेरी एक बड़ी बहन भी है जो शादी के बाद कानपुर में रहती हैं और मैं पिछले लगभग 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। गांव से दिल्ली तक का सफर आसान नहीं रहा। यहाँ का माहौल, भीड़ भाड़, नौकरी की टेंशन, सब झेलना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे सब संभल गया। फिलहाल मैं लक्ष्मी नगर में एक छोटे से फ्लैट में किराए पर रहता हूँ। साथ ही मेरी बीवी का नाम रीना है और जो बेटी है रुचि, वो अभी 7 साल की ही है। लेकिन जिस डरावनी घटना की आज मैं आप लोगों के सामने ये कहानी लेकर आया हूँ, उस वक्त वो सिर्फ 1.5-2 साल की थी। यानी कि वो डरावनी घटना आज से लगभग 5 साल पहले की है। उस वक्त मेरी गुड़िया बिल्कुल छोटी सी थी, नन्ही सी चिड़िया जैसी, जिसकी घर पर आते ही किलकारियां सुनकर दिन भर की थकान मिट जाया करती थी। उसी दौरान एक बार रात के लगभग 10 बजे का वक्त था। हम सब सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी अचानक गांव से फोन आया और जैसे ही मैंने फोन उठाया तो सामने की तरफ फोन उठाते ही माँ कुछ कहने से पहले ही रोने लग गई थी। लेकिन फिर रोते हुए उन्होंने मुझे बताया कि तेरी मौसी की तबीयत बहुत खराब है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर हो सके तो तू तुरंत आ जा, क्योंकि यहाँ हम लोगों में से तो कोई कुछ ज्यादा जानता नहीं है। ऐसे में अगर तू आ जाएगा तो फिर कहीं और ले जा सकते हैं। अब उस वक्त मैंने जैसे ही माँ के मुंह से ये बात सुनी तो दिल पर जैसे एक पहाड़ सा ही टूट पड़ा था, क्योंकि मेरी मौसी मेरे बहुत करीब थी। बचपन में जब माँ खेत में जाती थी तो मैं अक्सर मौसी के घर ही खेलता था, उनकी गोदी में ही सो जाता था। मेरे लिए वो सिर्फ मौसी नहीं, माँ जैसी थी। मैंने पत्नी की ओर देखा। उसने कहा, तुम्हें जाना चाहिए अजय, ये तुम्हारा फर्ज है। सुबह तक पहुंच जाओगे तो माँ को भी सहारा मिलेगा। मैंने तुरंत बैग निकाला और निकलने की तैयारी की। मेरी पत्नी रीना मेरे पास एक डिब्बा लेकर आई और बोली, मेरे पापा उज्जैन के महाकाल मंदिर गए थे तो मौसी जी ने मुझसे कहकर वहां का शिवलिंग और रुद्राक्ष मंगवाया था। वो मैं जब मायके से आई तो उनकी भी ये अमानत ले आई थी। अब जाकर उनको ये दे देना। मैंने वो भी रख लिया। अब दिक्कत ये थी कि रात के 10 बजे दिल्ली से फतेहपुर तक पहुंचने का कोई सीधा साधन नहीं था। अगले दिन सुबह तक पहुंचना बेहद जरूरी था, क्योंकि पता नहीं उनकी तबीयत कैसी थी। मैंने ऑनलाइन चेक किया, सभी ट्रेनें फुल थीं। किसी का टिकट वेटिंग में 80 सीट था, किसी का 120 था। बस से जाना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि 12-13 घंटे का सफर था और रात को सीधी बसें भी नहीं मिलती थी। आखिर मैंने तय किया कि चाहे जैसे हो स्टेशन जाकर देखना पड़ेगा। उस रात जब मैं दिल्ली से फतेहपुर के लिए निकल रहा था तब मन में अजीब सी घबराहट थी। मैं बैग उठाकर ऑटो ढूंढने निकला, लेकिन उस समय सड़कें सुनसान थीं। 1-2 ऑटो मिले भी तो उन्होंने पुरानी दिल्ली स्टेशन जाने के लिए 100-100 रुपए मांगे। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उस वक्त थोड़ी जल्दबाजी भी थी। तभी एक राहगीर ने कहा, भाई साहब उधर से शॉर्टकट है, शमशान के पास से होकर जाओ, सीधे ऑटो स्टैंड पड़ जाएगा,
वहां से स्टेशन तक आसानी से ऑटो मिल जाएगा। शमशान नाम सुनते ही दिल धक धक करने लगा, लेकिन वक्त कम था और ट्रेन छूटने का डर भी। इसलिए मैंने हिम्मत की और उसी तरफ बढ़ गया। रात करीब 9:30 बज चुके थे। सड़क पर इक्का दुक्का ही लोग थे। जब मैं शमशान के गेट तक पहुंचा तो वहां की हवा ही अलग लगी। भारी सी, ठंडी सी और चुप्पी से भरी हुई हवा से होकर मैं गुजरा तो एक पल के लिए मेरा कलेजा कांप उठा। बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ खड़े थे। उनकी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हाथ हिला रहा हो। भीतर कहीं चिता की आधी बुझी लकड़ियां सुलग रही थीं। धुएं की हल्की गंध बाहर तक आ रही थी। मैंने कदम तेज कर दिए, सोचा जल्दी निकल लूं। तभी मेरी नजर पड़ी। गेट के पास एक ऑटो खड़ा था और उसके पास एक आदमी खड़ा मुझे ही देख रहा था। वो आदमी दुबला पतला था, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी और आंखें बड़ी बड़ी थीं। उसकी मुस्कान देखकर मुझे झटका सा लगा, जैसे वो मेरे आने का पहले से इंतजार कर रहा हो। उसने तुरंत आवाज दी, कहाँ जाना है बाबूजी? मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, पुरानी दिल्ली स्टेशन। वो बोला, बैठ जाइए बाबूजी, छोड़ दूंगा, बस 20 रुपये लगेंगे। मैं हैरान रह गया, क्योंकि आम दिनों में वही सफर 70-80 रुपये से कम में नहीं होता था। मैंने शक से पूछा, इतना कम क्यों? वो धीमे से मुस्कुराया, जैसे कोई राज छिपा रहा हो। वो बोला, बाबूजी रात का टाइम है, कोई बैठता नहीं, आप बैठ जाइए। क्योंकि मैं इधर की सवारी लेकर आया था, अब मैं खाली ही जा रहा था। तब तक आप दिख गए। मैंने सोचा आपको आवाज दे दूं। खाली जाने से बेहतर है कि 20 रुपए में चाय बिस्कुट हो जाएगा, मैं चाय पी लूंगा। मुझे उसकी बात समझ में आ गई कि वो यहां रुककर सवारी का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि काफी रात हो चुकी है। इसलिए अब वो अपने घर जाएगा, इसलिए जाते जाते रह उसे चाय पीने को मिल जाएगी। मैं उसकी बात कर संतुष्ट हो गया। उसकी आवाज में अजीब सी गहराई थी। मैंने घड़ी देखी, ट्रेन का वक्त नजदीक था। मैं बैग उठाकर पीछे की सीट पर बैठ गया। ऑटो धीरे धीरे चला। सड़कें सुनसान थीं, बस हवा की सनसनाहट और इंजन की आवाज ही आ रही थी। कभी कभी वो शीशे से मुझे घूर कर देखता और मुस्कुराता। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि जैसे किसी पुराने जानकार से मुलाकात हो गई हो, जबकि मैं उसे पहली बार देख रहा था। मैंने बात करने की कोशिश की, भाई साहब नाम क्या है आपका? उसने जवाब दिया, बाबूजी नाम की क्या जरूरत है, नाम जानकर भी क्या करेंगे, जरूरी तो ये है कि आप समय पर पहुंचें। उसका जवाब सुनकर न जाने क्यों मुझे उससे डर सा लगने लगा। मैंने फिर पूछा, आपको कैसे पता चला कि मुझे स्टेशन जाना है? उसकी आंखें शीशे से मिली और उसने इतना ही कहा, भैया हमें सब पता होता है कि कौन कहां जा रहा है। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने बैग को कसकर पकड़ लिया। बाहर झांका तो लगा जैसे हर पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। तभी ऑटो वाले ने फिर कहा, मौसी की हालत बहुत खराब है ना? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झट से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, बाबूजी रास्ते में बहुत कुछ सुनाई दे जाता है, बहुत कुछ दिख भी जाता है। उसकी बातें समझ से बाहर थीं। करीब 10 मिनट बाद ऑटो स्टेशन के बाहर रुक गया। इतनी जल्दी कि मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। मैंने जेब से 20 रुपये निकाले। उसने पैसे लेने से पहले मेरी आंखों में झांका और धीमे स्वर में बोला, बाबूजी सफर लंबा है, संभल कर रहना, हर यात्री मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। मैं सन्न रह गया। इससे पहले कि कुछ कहता उसने पैसे लिए और मुस्कुराने लगा। मैं जल्दी से बैग उठाकर प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो ऑटो गायब था। अरे अभी तो यही खड़ा था, इतना जल्दी कैसे गायब हो गया? मन में डर की हल्की टीस उठी। मेरा गला सूख गया, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद कहीं साइड में चला गया होगा। मैं इस समय टेंशन में था, इतना सोचने का मौका भी नहीं था। मैं स्टेशन पर आ गया, लेकिन मैं चौंक पड़ा। आज स्टेशन बहुत अलग तरह की लग रही थी। ऐसी स्टेशन तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। वहां का नजारा बड़ा अजीब था। दिन में जो स्टेशन भीड़ भाड़ से भरा होता है, रात में बिल्कुल वीरान लग रहा था। बस कुछ मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर लेटे हुए थे। कोई अखबार ओढ़े सो रहा था, कोई थके हारे से बेंच पर बैठा था। चाय के ठेले भी बंद हो चुके थे। मैं सीधे टिकट काउंटर की तरफ गया, पर वहां ताला लटका हुआ था। तभी मेरी नजर एक बुजुर्ग टीटी टिकट चेकर पर पड़ी। सफेद वर्दी में थे, हाथ में लालटेन थी। उनका चेहरा बहुत झुर्रीदार था और आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं उनके पास जाकर बोला, साहब बहुत जरूरी काम है, फतेहपुर जाना है, कोई भी ट्रेन हो।
टिकट दिलवा दीजिए। वो मुझे घूरने लगे, जैसे मेरी आत्मा तक देख रहे हों। फिर धीमे स्वर में बोले, बेटा, आधे घंटे बाद एक ट्रेन आएगी। इसमें रिजर्वेशन का झंझट नहीं है, सीधे बैठ जाना। लेकिन उस गाड़ी का सफर आसान नहीं है। कहते हैं जो उसमें चढ़ता है कई बार लौट कर नहीं आता। मैंने सोचा शायद ये कोई पुरानी अंधविश्वास वाली बात होगी। मैंने हंसते हुए कहा, साहब आप अफवाह मत सुनाइए, मुझे तो पहुंचना ही है, आप टिकट काट दीजिए। उन्होंने सिर झुकाया, टिकट लिखा और मेरे हाथ में थमा दिया। फिर मेरी तरफ बिना कुछ कहे अजीब सी नजरों से देखते रहे। करीब 15-20 मिनट बाद सीटी की आवाज आई। अंधेरे में धुंध काटती हुई एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। वो नजारा मैं आज तक नहीं भूल पाया। ट्रेन बिल्कुल पुरानी थी, जैसे दशकों से चल रही हो। डिब्बों पर जंग लगी थी, खिड़कियों की सलाखें टेढ़ी मेढ़ी थी, ऊपर लगी लाइटें मध्यम जल रही थीं और डिब्बों से अजीब सी सीलन की बदबू आ रही थी। मुझे झटका लगा, लेकिन फिर सोचा, चलो पुरानी ट्रेन होगी, मुझे तो बस पहुंचना है। मैं बैग लेकर अंदर चढ़ गया। अंदर जाकर देखा तो पूरा डिब्बा लगभग खाली था। बस 5-6 मुसाफिर बैठे थे, वो भी एकदम चुप, कोई बात नहीं कर रहा था। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। सामने एक बुजुर्ग दाढ़ी वाले अंकल बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते अंकल, कहाँ जा रहे हैं? वो मुझे घूरते रहे, लेकिन बोले कुछ नहीं, बस धीरे से गर्दन झुका ली। बगल वाली सीट पर एक औरत बैठी थी। गोद में बच्चा था। बच्चा रो रहा था, लेकिन अजीब बात यह कि उसकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। मैं साफ देख रहा था कि बच्चा मुंह खोलकर रो रहा है, लेकिन आवाज बिल्कुल गायब थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ध्यान बटाने के लिए खिड़की से बाहर झांका। ट्रेन दिल्ली से निकल चुकी थी, लेकिन बाहर अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। न गांव, न खेत, न मकान, सिर्फ धुंध ही धुंध, जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हों। मैंने मोबाइल निकाला तो उसमें नेटवर्क गायब था और बैटरी अचानक 100 से 5% पर गिर गई। मैंने बुदबुदाकर कहा, यह क्या गड़बड़ है? अचानक सामने बैठे दाढ़ी वाले अंकल बोले, अब वापसी नहीं होगी। बेटा, मैं सन्न रह गया। क्या मतलब? ये कैसी ट्रेन है? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो धीमे स्वर में बोले, ये भूतों की ट्रेन है, जो इसमें चढ़ गया उसका लौटना मुश्किल है। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। धीरे धीरे मेरी नजर बाकी डिब्बे में गई। कुछ यात्री धुंधले धुंधले लग रहे थे। कोई पुराने जमाने के कपड़ों में था, कोई बिल्कुल स्थिर बैठा था। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। तभी एक बुजुर्ग मेरे पास आकर धीरे से बोले, बेटा, जब ये ट्रेन रुके तो बिना पीछे देखे भाग जाना, वरना हमेशा के लिए यही रह जाएगा। मैंने घबरा कर पूछा, कहाँ रह जाऊंगा? उन्होंने आंखें बंद की और बोले, मुर्दों की दुनिया में। ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा कि स्टेशन सुनसान पड़ा था। टूटी फूटी इमारतें थीं और जंग लगी हुई लोहे की छत थी। हर तरफ धुंध थी। न कोई चाय वाला था, न कुली था, न कोई शोरगुल था, न लाउडस्पीकर पर कोई आवाज आई। डर के मारे मेरा पूरा खून जम गया। मैं उठकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। सारे यात्री अब मुझे घूर रहे थे। उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वो औरत अपने बच्चे को उठाकर खड़ी हो गई। बच्चा अचानक हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, वो खौफनाक लग रही थी। मैं चिल्लाया, मुझे उतार दो, मुझे वापस जाना है। तभी दाढ़ी वाला अंकल मेरे पास आया और बोला, अब भागने की कोशिश मत कर, वरना तेरी आत्मा यही कैद हो जाएगी। ट्रेन की सीटी बजी और वो फिर चल पड़ी। उस पल मुझे साफ साफ समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण सफर नहीं है। ये ट्रेन मुझे कहीं और ले जा रही है, और वो जगह शायद जिंदा लोगों की दुनिया से बहुत दूर है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। अगले स्टेशन पर फिर ट्रेन रुकी। ट्रेन रुक तो गई थी, लेकिन न कोई कुल्ली आया, न कोई चाय वाला। पूरे प्लेटफॉर्म पर बस टूटी फूटी इमारतें और लटकते हुए जाले थे। एक कोने में पुराना सा बोर्ड टेढ़ा होकर लटक रहा था, जिस पर स्टेशन का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। लेकिन क्या लिखा था ये दिख हो नहीं रहा था, क्योंकि बोर्ड पर धुंध इतनी ज्यादा छाई हुई थी कि बोर्ड ही मुश्किल से दिख रहा था। मेरा दिल धड़क धड़क कर जैसे बाहर निकल रहा था। मैंने सोचा, शायद ये सपना हो, ये सब हकीकत नहीं है। अगर मैं खुद को छुटकी काट लूं तो शायद नींद टूट जाएगी। मैंने जोर से अपनी बाह मरोड़ी, लेकिन दर्द हुआ, और उस दर्द ने साफ कर दिया ये सपना नहीं है। तभी अचानक मैंने देखा कि ट्रेन से कुछ यात्री उतरने लगे।
वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे, लेकिन उनके कदमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। एक आदमी मेरे सामने से गुजरा। उसके कपड़े इतने पुराने थे कि लग रहा था जैसे 100 साल पुराने हों। उसके हाथ में पुरानी तेल की लालटेन थी और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी सामने बैठे दाढ़ी वाले अंकल बोले, ये सब इस स्टेशन के मुसाफिर हैं, यहां आते हैं और फिर लौट कर नहीं जाते। मैं उनकी बातों से डर गया। फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उनसे और कुछ पूछूं। पूछने पर कोई ना कोई डरावनी बात ही निकल रही है। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक चाय वाले पर पड़ी। उसने चाय का बड़ा सा बर्तन पकड़ा हुआ था और गिलासों में चाय डालकर चिल्ला रहा था, चाय चाय, गरम चाय, खास चाय। उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसमें अजीब सी खड़खड़ाहट थी। मेरे डिब्बे से एक यात्री उतरा और चाय वाले के पास गया। चाय वाले ने गिलास थमाया, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने चाय पी, उसका पूरा शरीर धुएं में बदल गया और गायब हो गया। मैं ये देखकर कांप उठा। मैंने फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। उस औरत ने, जो अपने बच्चे के साथ बैठी थी, मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर मेरा तो जैसे खून ही कम गया। बच्चे की आंखें अब बिल्कुल लाल चमक रही थीं। वो औरत धीरे से बोली, भागने की कोशिश मत कर, जितना भागेगा उतनी जल्दी यहाँ का हिस्सा बन जाएगा। मैंने चिल्लाकर कहा, आखिर तुम लोग कौन हो? ये ट्रेन आखिर जा कहाँ रही है? वो औरत चुप हो गई, बस बच्चे को गोद में झुलाने लगी। लेकिन बच्चा अब हंस रहा था और उसकी हंसी गूंजते हुए पूरे डिब्बे में फैल रही थी। इसी बीच वही बुजुर्ग मेरे पास आकर बैठ गए, जिन्होंने पहले कहा था, बेटा जब ट्रेन रुके तो पीछे मत देखना। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सुन, अगर बचना है तो मेरी बात मान। ये ट्रेन आत्माओं को ले जाती है, लेकिन कभी कभी किसी जिंदा इंसान को भी खींच लाती है। तू वही जिंदा इंसान है। अगर होशियारी से काम लेगा तो बच जाएगा, वरना। उन्होंने हाथ से गला पकड़ने का इशारा किया और चुप हो गए। मैंने घबराकर पूछा, पर बचूंगा कैसे? उन्होंने फुसफुसाकर कहा, सही समय पर उतर जाना होगा, लेकिन याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा दोस्त। तभी मैंने प्लेटफॉर्म पर कुछ परछाइयां देखी। वो इंसान की शक्ल जैसी थी, लेकिन पूरी तरह धुंध से बनी। वो धीरे धीरे चलते हुए डिब्बों में घुस रही थी। एक परछाई मेरे डिब्बे में घुसी और सामने वाली खाली सीट पर बैठ गई। मैंने देखा कि सीट पर पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन अचानक सीट पर गहरा धब्बा पड़ गया, जैसे किसी ने खून गिरा दिया हो। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। अचानक सीटी बजी और ट्रेन फिर से चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, प्लेटफॉर्म और उसके यात्री धीरे धीरे धुंध में गायब हो गए। लेकिन अब डिब्बे में भीड़ बढ़ गई थी। वो परछाइयां अब हर सीट पर बैठ चुकी थी। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। मैं अकेला इंसान था जो पूरी तरह जिंदा था, और सबकी नजरें मुझ पर ही थीं। दाढ़ी वाले अंकल मेरे पास झुककर बोले, डर मत बेटा, जितना डरोगे उतना जल्दी ये तुझे पकड़ लेंगे। अपने मन को मजबूत रख। याद रखना, ये ट्रेन सिर्फ आत्माओं की है, लेकिन तेरा यहां होना ही गलती है, और ये गलती अगर तूने सही समय पर सुधार ली तो बच जाएगा। मैंने कांपते हुए पूछा, ये ट्रेन कहां जा रही है? वो धीमे स्वर में गोलमाल जवाब देकर बोले, इसका कुछ पता नहीं है बेटा। हाँ, बस इतना पता है कि वहां जाती हैं जहां से लौटकर कोई नहीं आता। तभी मेरे डिब्बे का एक मुसाफिर अचानक उठकर चिल्लाने लगा, मुझे उतारो, मुझे नहीं जाना। वो दरवाजे की तरफ भागा और पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा। अचानक उसके हाथ धुएं में बदल गए, फिर पैर, फिर पूरा शरीर, और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गया। बस उसकी जगह पर सीट पर राख का ढेर रह गया। मैं ये देखकर पागल सा हो गया। मैं बस किसी न किसी तरह वहां से भागना चाहता था। बुजुर्ग यात्री ने मेरी तरफ देखा और कहा, यही होता है उन लोगों का जो डरकर भागने की कोशिश करते हैं। याद रखना बेटा, सही वक्त पर उतरना है, लेकिन डर के मारे जल्दबाजी मत करना। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो मुझे बचाना चाहता हो। मैं इतने लोगों के बीच में उसको ही अपना हमदर्द समझ रहा था। तभी मैं उसकी एक एक बात को मान रहा था। ट्रेन अब तेज रफ्तार से धुंध को चीरती चली जा रही थी। बाहर कोई नजारा नहीं था, बस काली रात और घनी धुंध थी जो खत्म होने पर नहीं आ रही थी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ट्रेन कहाँ की है, कैसी है और कहाँ जा रही है।
रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आ रहे हैं ये भी नहीं दिख रहा था। आमतौर पर जब मैं कहीं सफर करता था तो स्टेशन के आसपास लाइटें और इमारतें दिखती थीं, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ धुंध ही थी जिसको चीरती हुई ट्रेन आगे बढ़ रही थी। सारे यात्री अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। वो औरत, उसका बच्चा, परछाइयां, धुंधले चेहरे, सब मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। दाढ़ी वाले अंकल ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, अब अगले स्टेशन पर तेरा इम्तिहान होगा, तैयार रह। मेरे पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान को पुकारने लगा, हे भगवान, मुझे इस नरक से बचा लो। मैंने घबरा कर एक बार फिर ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई भाग रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो बस धुंध ही धुंध, कोई गांव, कोई पेड़, कोई मकान दिखाई नहीं देता था। डिब्बे के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। सब आत्माएं अपनी अपनी सीट पर बैठी थीं, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ मुझे देख रही थीं। वो औरत अपने बच्चे को गोद में लिए झुला रही थी। बच्चा अब चुप था, लेकिन उसकी लाल लाल आंखें मेरी रूह को चीर रही थीं। मैंने डर से अपनी नजरें झुका ली। अचानक ट्रेन में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कभी लगता कोई मेरा नाम पुकार रहा है, अजय, ओ अजय, जरा इधर देखो। कभी लगता कोई मेरे कान में हंस रहा है। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन कोई नहीं होता। तभी मेरी नजर सामने वाले आदमी पर पड़ी। उसे देखकर मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये तो वही ऑटो ड्राइवर था जो मुझे पुरानी दिल्ली स्टेशन लाया था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अभी मैं उसे देख ही रहा था कि मेरे सामने ही वो धीरे धीरे धुआं बनकर गायब होने लगा। कुछ ही सेकंड में वो पूरा धुआं बन गया और खिड़की के रास्ते से उड़ उड़ गया। बस उसकी सीट पर एक जली हुई चप्पल रह गई। मैंने घबराकर बुजुर्ग से पूछा, ये क्या हो रहा है? वो धीमे स्वर में बोले, ये सब आत्माएं धीरे धीरे इस ट्रेन में समा जाती हैं। उनका अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन तेरा अभी जिंदा होना सबको खटक रहा है। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन अचानक झटके से धीमी हुई और रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन समस्या वही थी कि धुंध में कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। यह स्टेशन सुनसान था, लेकिन इस बार वहां कुछ हलचल थी। काले कपड़ों में लिपटी परछाइयां इधर उधर घूम रही थीं। उनके हाथ में लालटेन थी और आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। ट्रेन रुकते ही कुछ यात्री उतरे। वो परछाइयों के बीच चले गए। जैसे ही कोई आत्मा उन परछाइयों को छूती, उनका चेहरा बदल जाता। वे तरह तरह के रंग बदल रहे थे। वे कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे, कभी चीख पुकार मचा रहे थे। मैंने पहली बार देखा कि प्लेटफॉर्म पर कोई जिंदा इंसान भी था। ये एक युवक था जो लगभग 20-22 साल का था। उसके कपड़े फटे थे और चेहरा खून से सना था। वो बार बार चिल्ला रहा था, मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। लेकिन वो काले कपड़े वाली परछाइयां उसे पकड़कर घसीट रही थी। मैंने खिड़की से चिल्लाकर कहा, अरे छोड़ दो उसे, वो जिंदा है। तभी बगल में बैठे दाढ़ी वाले अंकल ने मेरी बांह पकड़ ली और बोले, चुप रह, बीच में मत पड़, वरना उसकी जगह ये तुझे खींच ले जाएंगे। मैं हिल गया। वो नजारा किसी डरावनी फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक था। प्लेटफॉर्म पर तरह तरह की आत्माएं घूम रही थीं। कोई अधजली लाश जैसा लग रहा था, कोई बिना आंखों के चेहरा लिए फिर रहा था। कुछ आत्माएं पुराने जमाने के कपड़ों में थीं, जैसे अंग्रेजी दौर के गुलाम जैसा। कोई सिपाही, कोई साधु जैसा था। वो सब इकट्ठे होकर जिंदा युवक के चारों तरफ घूमने लगे। कोई उसके कान में कुछ कह रहा था, कोई उसका हाथ खींच रहा था, और फिर अचानक वो युवक हवा में उठा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। बस उसकी जगह जमीन पर खून का धब्बा रह गया। ये देखकर मैं बुरी तरह कांपने लगा। मुझे लगा कि अब अगला नंबर मेरा ही है। मैंने डरते हुए बुजुर्ग से पूछा, क्या मैं भी ऐसे ही गायब हो जाऊंगा? उन्होंने कहा, अगर तूने हिम्मत हार दी तो हाँ, लेकिन अगर सही समय पर उतर गया तो शायद बच जाए। मैंने डरते डरते पूछा, सही समय कब आएगा? उन्होंने रहस्यमयी मुस्कान दी और बोले, जब ट्रेन तुझे इशारा करेगी। मैं और भी उलझ गया। तभी वो औरत जो अपने बच्चे के साथ बैठी थी अचानक उठी और मेरी तरफ आई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें गुस्से से जल रही थीं। वो मेरे सामने आकर बोली, इतना क्यों डरा हुआ है? अगर इतना डर रहा है तो अभी उतर जा। मैं कांपते हुए बोला, मैं नहीं उतरना चाहता। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं ऐसे चौंका जैसे मुझे बिच्छू ने काट लिया हो, क्योंकि उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो झुककर मेरे कान में फुसफुसाई,
डर मत, तुझे भी जल्दी ही हमारी तरह अमर शांति मिल जाएगी। मैंने जोर से उसका हाथ झटक दिया। वो जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे डिब्बे में गूंजने लगी। बच्चा भी हंसने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी जैसी थी। अचानक लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, जो यहां उतरना चाहते हैं वे उतर जाएं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं सवार रहें। उस आवाज में अजीब सी खड़खड़ाहट थी। कई आत्माएं डिब्बे से उतर गई, लेकिन कुछ मेरी तरफ देखती रही, जैसे कह रही हूं, तू कब उतरेगा। तभी ट्रेन में अंधेरा छा गया। लाइट बुझ गई। पूरा डिब्बा काला हो गया। मैं घबराकर इधर उधर टटोल रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, अजय, तेरा घर यही है। मैं इतना डर गया कि चिल्ला पड़ा, लेकिन तभी ट्रेन की सीटी बजी और वो फिर चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, बुजुर्ग यात्री ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, याद रख, अगला स्टेशन ही तेरा असली इम्तिहान है। वहां तुझे इशारा मिलेगा, और अगर तूने गलती की तो हमेशा के लिए खो जाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि वही इशारा है। उन्होंने रहस्यमयी मुस्कान दी और बोले, जब वक्त आएगा तू खुद समझ जाएगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं अभी तक उनसे बचा कैसे था। ट्रेन अब और तेज हो गई थी। बाहर धुंध और गहरी होती जा रही थी। डिब्बे में बैठे आत्माओं की नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। वो औरत फिर मुस्कुराई, बच्चा फिर हंसा, और बाकी यात्री धीरे धीरे मेरे चारों तरफ गिरने लगे। वे अपने पंजे मेरे चेहरे तक ले आए थे। मैं उनसे घिरा हुआ बैठा था। मैंने बैग को अपनी दोनों बाहों में भींच रखा था। मैं उनके बीच ऐसे लग रहा था कि जैसे शिकारी कुत्तों के बीच में खरगोश का बच्चा फंसा हुआ है। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब मेरा हार्ट फेल होने वाला है। मैं पसीने से भीगा हुआ था। दिल से सिर्फ एक आवाज निकल रही थी, हे भगवान, अगला स्टेशन आ जाए। अब मेरा कुछ भी हो जाए, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। मैं सच कहूं तो उस रात जो कुछ भी ट्रेन में मेरे साथ हुआ था, उसने मेरी आत्मा तक हिला दी थी। डिब्बे में अजनबी चेहरा, रहस्यमय अंधेरा, और वो लगातार टकटकी लगाकर देखती आंखें। मुझे लग रहा था कि अगर मैं जरा भी देर और वहां ठहर गया तो शायद मेरी लाश ही किसी को मिलती। ट्रेन सीटी मारती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरे लिए हर सेकंड किसी सदी जैसा भारी लग रहा था। मन में बस यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम धुंधले बोर्ड पर लिखा था, लेकिन मेरी नजर धुंधला रही थी। रात के लगभग 2:30 बजे होंगे। प्लेटफॉर्म पर गहरी खामोशी थी। बस 2-4 लोग कोने में ऊँघ रहे थे। मैंने बैग कसकर पकड़ा और नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन वही अजनबी, हाँ वही जो बार बार मेरी सीट के पास आकर खड़ा हो जाता था, अचानक मेरे सामने आ गया। उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसका रंग सांवला था, आंखें गहरी थीं, और वो बिना पलक झपकाए देख रहा था, और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे बोला, उतरने का सोच रहे हो? उसकी आवाज कानों में नहीं, जैसे सीधे सीने के भीतर उतर रही थी। मैं कांप गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैंने नजरें चुराई और बिना जवाब दिए प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा दी। मैं प्लेटफॉर्म पर गिरा। जैसे ही मैं उठा कि मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मुझे लगा कि पीछे से किसी ने मेरा कंधा कसकर पकड़ लिया। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं। मैं डर के मारे ऐसा कांप रहा था कि लग रहा था कि अभी यही गिर जाऊंगा। ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैंने चैन की सांस ली कि चलो, उस भूतिया डिब्बे से तो छुटकारा मिला, लेकिन मन के किसी कोने में डर था कि कहीं वो अजनबी यहां भी ना आ टपके। अब समस्या ये थी कि ये स्टेशन बहुत छोटा था। न बस थी, न ऑटो। इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। मैं बाहर निकला तो वे लोग भी जा चुके थे। मैंने आसमान की ओर देखा तो बादल छाए हुए थे। मैं सड़क पर चलता चला गया। आसपास निगाह दौड़ता रहा कि कोई सवारी मिल जाए, लेकिन मुझे कोई भी सवारी नहीं मिली। मैं बहुत परेशान था कि मैं क्या करूं। मैं सोच रहा था कि अगर अभी पानी बरसने लगा तो मैं कहां जाऊंगा। हवा भी अब तेजी पकड़ने लगी थी। ठंडी हवा अजीब सी थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। काफी देर भटकने के बाद एक ऑटो वाला मिला। अंधेरे में उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा था। ऊपर से मैं अपने होश में भी नहीं था। ऑटो वाले ने मेरी हालत देखी तो उसने पूछा, कहां जाना है बाबू? जी। उसकी आवाज सुनकर मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो मुझे लगा कि मेरा दिमाग घूम रहा है और मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया। मैं वहीं बेहोश होकर गिरने लगा,
क्योंकि ये वही ऑटो वाला था जिसने मुझे स्टेशन पर पहुंचाया था। उसके बाद वो मुझे ट्रेन में मिला था और वहां से धुआं बनकर खिड़की से बाहर निकल गया था। अब वो मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने देखा कि उसके आसपास ट्रेन वाले लोग भी आकर जमा हो गए। वे सब लोग मेरी तरफ जोर जोर से हंसते हुए अपने पंजे मेरी तरफ फैलाकर बढ़ने लगे। मैं अपने बैग को सीने से लगाए थर थर कांप रहा था। मैं जोर से मदद के लिए चिल्लाया और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बेहोश होकर वहीं गिर गया। पता नहीं मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। अचानक मुझे ठंडा ठंडा सा लगा तो मैं होश में आया तो मैंने देखा कि बारिश हो रही थी और मैं बारिश में भीग रहा था। जहां मैं पड़ा हुआ था वहां दूर दूर तक वीराना था और चारों तरफ ऐसा अंधेरा था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसी जगह में अपने आप को पाकर मैं और डर गया। मुझे यह पता ही नहीं था कि यह कौन सी जगह है। मैं उठा तो देखा कि बैग मेरी बाहों में दबी हुई थी। इसीलिए मैं थोड़ा चौकन्ना होकर बैठ गया और मैं ध्यान से हर एक चीज को देखने लगा और तभी किसी बात को सुनकर मैं चौंक पड़ा। दरअसल मैंने ध्यान दिया कि बगल वाली मेज पर बैठे 3 आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक बोला, आज फिर उसी ट्रेन से आया हूं, बड़ा मजा आया, नया यात्री मिला। दूसरे ने हंसकर कहा, हाँ वो लड़का भागने की कोशिश कर रहा था। मेरे कान खड़े हो गए, कहीं ये मेरी ही बात तो नहीं कर रहे। फिर मैंने सोचा, नहीं नहीं, ये मेरा वोम है, ये लोग तो शायद किसी और की बात कर रहे होंगे कि तभी वेटर चाय लेकर आया। कप रखते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, लीजिए भैया, हमारी चाय अमर बना देती है। उसके शब्द अजीब लगे लेकिन मैंने अनसुना कर दिया। मैंने कप उठाया और होठों तक लाया लेकिन तभी मुझे झटका लगा। मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि चाय से भाप नहीं बल्कि काला धुआं निकल रहा था, जैसे राख जला दी गई हो। मैंने कप तुरंत नीचे रख दिया और मैंने अपने चारों ओर देखा। अब मैंने बाकी लोगों को गौर से देखना शुरू किया। मैंने देखा कि एक आदमी के हाथ में रोटी थी लेकिन उसके दांत इतने लंबे और नुकीले थे कि वो रोटी में ढंस रहे थे। दूसरे के गिलास में पानी नहीं, खून सा गाढ़ा लाल तरल था। तीसरा आदमी जब हंसता तो उसके मुंह के अंदर बिल्कुल अंधेरा दिखता, जैसे वहां कुछ हो ही नहीं। मेरा शरीर कांपने लगा। तभी अचानक उनमें से एक ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे। वो मुझसे बोला, हमसे दूर भागकर कहां जाओगे? इंसानों से मिलने? इंसान तो अब बहुत दूर हैं, यहां बस हम हैं और तुम। बाकी सब एक साथ मेरी ओर मुड़ गए। उनकी आंखों से अजीब नीली रोशनी झलक रही थी। सबकी आवाजें गूंज उठी, आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हमेशा के लिए। मैं डर के मारे बेंच से उठ खड़ा हुआ। चाय का कप गिरकर फर्श पर टूट गया। वेटर ने झट से अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और जमीन से टुकड़े छाट लिए। ये देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं भागने लगा। पीछे से सबकी हंसी और चीखें एक साथ गूंज रही थी, भागो, जितना भाग सकते हो, लेकिन बच नहीं पाओगे। मैं ढाबे से निकलकर अंधेरी सड़क पर दौड़ पड़ा। अब मुझे साफ समझ आ गया था कि मैं जहां भी जाऊंगा मुझे इंसान नहीं मिलेंगे। हर जगह भूत ही घात लगाए बैठे होंगे। ढाबे से निकलते ही मैं पागलों की तरह भाग रहा था। पीछे से अजीब सी हंसी सुनाई दे रही थी। वो हंसी इंसान जैसी नहीं थी, जैसे लोहे की रगड़ से कोई चिड़चिड़ाती आवाज निकलती है। ठीक वैसी हंसी मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही थी, भागो, जितना भाग सकते हो, सुबह तक देख लेंगे। मैं इतना निराश हो गया था कि मैंने अपनी जिंदगी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं सोच रहा था कि पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि जब मेरे यहाँ मौसी की बीमारी का फोन आया था। तभी अचानक मुझे ध्यान आया कि पता नहीं मौसी का क्या हाल हुआ होगा। वो अब तक जिंदा होगी भी या नहीं। वो लोग तो यही सोच रहे होंगे कि मैं जानबूझकर आया ही नहीं और मैं इस मुसीबत में फंसा हुआ था जिसकी जानकारी मेरे घर में किसी को भी नहीं थी और मैं किसी को बता भी नहीं सकता था क्योंकि मेरा मोबाइल ही बंद था और इस्तेमाल में नहीं था। सड़क सुनसान थी। कभी कभी दूर किसी ट्रक की रोशनी चमकती थी और फिर गायब हो जाती, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचता ट्रक की हेडलाइट्स बुझ जाती और वहां सिर्फ धुंध बचती। मैं हाँफ रहा था। पैरों में जान नहीं बची थी, लेकिन दिल कह रहा था अगर रुका तो जिंदा नहीं बचेगा। थोड़ी दूर जाकर एक ट्रक सचमुच खड़ा मिला। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने सोचा अब शायद मैं बच जाऊंगा, मुझे मदद मिल जाएगी।
मैं दौड़कर ट्रक के पास पहुंचा और ड्राइवर से कहा, भाई साहब प्लीज मुझे कहीं भी ले चलो, मुझे यहां से बचा लो। ड्राइवर धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे कोयले से रंग दिया गया हो, लेकिन उसकी आंखों से पीली रोशनी निकल रही थी। वो गरजते हुए बोला, आ जा, चढ़ जा ट्रक पर, सीधा उस दुनिया में ले चलूंगा जहां से कोई वापस नहीं आता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पीछे हटने लगा। तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से कई हाथ बाहर निकले, सूखे हड्डियों जैसे हाथ जो मुझे पकड़ने को लपक रहे थे। मैं चीखते हुए फिर सड़क पर भाग खड़ा हुआ। वहीं सड़क के किनारे गेहूं के खेत थे। मैं उनमें घुस गया। मैं दहशत में भर गया था और चाहता था कि मैं उन लोगों की निगाह में ना आऊं। मैं कहीं दूर जाकर ऐसे छिप जाऊं कि मुझे कोई देख ना सके। लेकिन अंदर घुसते ही ठंडी हवा चली और चारों तरफ से कान फाड़ू आवाजें आने लगी कि रोने की, कभी किसी बच्चे की खिलखिलाहट की तो कभी किसी बूढ़े के कराहने की। मैं खौफ से भर उठा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो खेत की बालियों के बीच से कई चेहरे झांक रहे थे। आधी रात का अंधेरा, और उन चेहरों पर ना आंखें थीं, ना नाक और ना ही मुंह था, बस सपाट चेहरे जैसे कोई मास्क हो। वो सब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं जोर से चीखा और वहां से भी भाग खड़ा हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जा रहा हूं। मुझे ना कोई दिशा की जानकारी थी, ना किसी जगह की जानकारी थी। मैं बस भाग रहा था कि किसी न किसी तरीके से उन लोगों से बच जाऊं। जहां भी मुझे दिखाई दे रहा था बस उधर भाग रहा था। भागते भागते मुझे ऐसा लगा कि मेरी टांगें ही टूट जाएंगी। मैं इतना थक चुका था कि अब मुझे भागना भी मुश्किल लग रहा था। यहां तक कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन जान बचाने के लिए भाग रहा था। भागते भागते मुझे एक टूटा फूटा पुराना मकान दिखा। शायद वो कभी किसी जमींदार की हवेली रही होगी। उसकी दीवारें आधी टूटी थीं और खिड़कियों में दरवाजे नहीं थे। मैं अंदर घुस गया। सोचा थोड़ी देर छुपकर बैठ जाऊं, शायद सुबह हो जाए। मैंने एक कोने में बैठकर दीवार से पीठ लगा ली, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि दीवार गीली है। मैंने हाथ लगाया तो वो खून था। यह देखकर मैं डर से उछल पड़ा। दीवार से धीरे धीरे खून रिस रहा था। मकान के अंदर अचानक ठंडी हवा चली। चारों तरफ से परछाइयां दीवारों से उतरकर जमीन पर फैलने लगी। वो परछाइयां इंसान की आकृति जैसी थी, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। एक परछाई मेरे पास आई और बोली, क्यों भाग रहे हो? अब तो हमारे बीच आ चुके हो। सुबह तक यही रहो, फिर हमेशा के लिए हमारे साथ रहना। मैंने आंखें बंद कर ली और बुदबुदाने लगा, हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अचानक ऊपर से चरमराने की आवाज आई। मैंने देखा कि मकान की टूटी छत से एक आदमी उल्टा लटक रहा था। उसकी गर्दन पर फंदा था और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। वो धीरे धीरे झूलते हुए मेरे सामने आ गया। वो हंसकर बोला, डर क्यों रहे हो? थोड़ी देर में तुम भी ऐसे ही लटक जाओगे। मैं घबराकर बाहर भाग गया। अब मैं फिर सड़क पर था। कभी पीछे से कदमों की आवाज आती, कभी कान के पास कोई फुसफुसाता, भाग ले, लेकिन सुबह तक तेरा खेल खत्म है। मैं गिरता पड़ता दौड़ रहा था। कभी सड़क किनारे के पेड़ों से सफेद साए उतरकर मेरा पीछा करते, कभी जमीन से हाथ निकलकर मेरे पैरों को पकड़ने की कोशिश करते। एक पल को लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं बैग घुमा घुमा कर उनको मारने लगा, और हैरत की बात थी कि वे पीछे हट गए। मैं खेतों से निकलकर सड़क पर भागने लगा। सड़क सुनसान थी। कभी कभी दूर किसी ट्रक की रोशनी चमकती थी और फिर गायब हो जाती, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचता, ट्रक की हेडलाइट्स बुझ जाती और वहां सिर्फ धुंध बचती। मैं हाँफ रहा था। पैरों में जान नहीं बची थी, लेकिन दिल कह रहा था, अगर रुका तो तू जिंदा नहीं बचेगा। थोड़ी दूर जाकर एक ट्रक सचमुच खड़ा मिला। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। मैं दौड़कर पास पहुंचा और चिल्लाया, भाई साहब, प्लीज मुझे कहीं भी ले चलो, मुझे बचा लो। ड्राइवर धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे कोयले से रंग दिया गया हो, लेकिन उसकी आंखों से पीली रोशनी निकल रही थी। वो गरजते हुए बोला, आजा, चढ़ जा ट्रक पर, सीधा उस दुनिया में ले चलूंगा जहां से कोई वापस नहीं आता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पीछे हटने लगा। तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से कई हाथ बाहर निकले, सूखे हड्डियों जैसे हाथ जो मुझे पकड़ने को लपक रहे थे। मैं चीखते हुए फिर सड़क पर भागा। मेरे पीछे पीछे वे लोग भी दौड़े आ रहे थे, लेकिन मैं अपने बचाव के लिए अपने बैग को ही हथियार बनाए हुए था।
आखिरकार जैसे ही आसमान थोड़ा सा नीला होने लगा तो सब आवाजें धीमी हो गईं। आसपास की परछाइयां धीरे धीरे धुंध में बदल गई और गायब हो गई। मैं सड़क किनारे गिर पड़ा। मेरी सांस फूल रही थी, बदन थर थर कांप रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा, क्या ये रात मैंने सच में झेली है या कोई सपना था? लेकिन मेरे पैरों पर पड़े गहरे खरोंच और खून के निशान बता रहे थे कि यह सपना नहीं था। तभी एक ऑटो वाला आता दिखा। वो सड़क पर मुझे पड़ा हुआ देखकर रुक गया। उसने मुझे आवाज दी। मैं बैग को सीने से लगाए धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। अब मेरे शरीर में एक बूंद भी शक्ति नहीं बची थी। अब मैं हार चुका था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं नहीं बचूंगा, इसलिए मैंने अपने आप को उनके हवाले छोड़ दिया और मैं गहरी नींद में जाने लगा। तभी वो ऑटो वाला उतरकर मेरे पास आ गया और मुझे झकझोरने लगा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि उसका चेहरा मेरे ऊपर झुका हुआ था और पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो? मैंने इशारे से बताया कि हाँ, मैं ठीक हूं। उसने मुझे सहारा देखकर अपने ऑटो में बिठाया और मुझे पानी पीने को दिया। मैं अपने पास एक इंसान को देखकर खुशी से रो पड़ा और भगवान को शुक्रिया कहा कि मेरी जान बचा ली। वो बोला, भैया आप बहुत डरे हुए मालूम पड़ते हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, ये कौन सी जगह है? वो बोला, साहब ये पुरानी दिल्ली है। ये तो कब्रिस्तान का जाना माना इलाका है। यहाँ जो एक बार फंस गया वो बचकर नहीं निकल सकता। रात के 12 बजे तक तो इनका तांडव मचा रहता है, फिर 12 बजे के बाद इनका जोर कम होता है। अब तो 3:30 बजे हैं, तभी मैं निकला हूं। चलो मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूं। मुझे इस समय वो किसी देवदूत से कम नहीं लगा। मैंने उसे अपने घर का पता बताया तो वो थोड़ा हिचकिचाया। वो बोला, बहुत दूर हैं, रात भी गहरी हो गई है। लेकिन जब मैंने थोड़ा ज्यादा किराया देने का वादा किया तो मान गया। रिक्शा जैसे जैसे सुनसान गलियों से गुजर रहा था, मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कभी हवा में सरसराहट सुनाई देती, कभी लगता जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो। रिक्शा वाले से मैंने पूछा, तुम्हें कोई दिख रहा है पीछे? वो हंस पड़ा और बोला, अरे बाबू, रात है, डर लग रहा होगा, पीछे तो कोई नहीं है। लेकिन मुझे साफ एहसास हो रहा था कि कोई है। आखिरकार मैं घर पहुंचा। मैंने उसे किराया दिया, वो चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया तो पत्नी ने बहुत देर बाद खोला। शायद वो गहरी नींद में सो रही थी। नींद भरी आंखों से उसने मुझे देखा तो वो चौंक गई। बोली, लौट क्यों आए, वो भी इतनी रात में? चेहरा कैसा उतरा हुआ है तुम्हारा? ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि सच्चाई कुछ और है। मैं बस सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया। दिल अब भी धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। पत्नी ने बार बार पूछा, क्या हुआ? ट्रेन में कुछ गड़बड़ हुई क्या? मैंने झूठ बोल दिया, बस हल्की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए जल्दी लौट आया। उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। आखिरकार वो मेरी पत्नी थी। वो मेरे साथ इतने साल से रह रही थी। उसे पता चल जाता था कि मैं कब झूठ बोल रहा हूं और कब सच बोल रहा हूं। लेकिन मेरी हालत को देखते हुए उसने मुझसे जिरह नहीं की और मुझसे बोली, आपके कपड़े भीगे हुए हैं, ऐसा करो बाथरूम में जाओ, हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लो, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूं। उसकी बात सही थी, इसीलिए मैंने बैग रखा और बाथरूम में चला गया। मैंने नहाकर दूसरे कपड़े पहने और मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। मुझे अंदर से बहुत अजीब लग रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे बैठना भी मुश्किल लग रहा था। तभी पत्नी रीना चाय लेकर आ गई। उसमें मुझे चाय का कप थमाया, लेकिन वो मेरी हालत देखकर चौंक गई। उसने मेरे माथे को छूकर देखा तो वो टेंशन में आ गई और बोली, अरे आपको तो तेज बुखार है और आंखें भी लाल हैं। जैसे तैसे मैंने चाय पी। उसने मुझे पैरासिटामोल टेबलेट दी। वो लेकर मैं चुपचाप लेट गया। रात करीब 4 बजे मैं बिस्तर पर लेटा था। पत्नी और बच्ची दोनों सो चुके थे। बाहर से हल्की हल्की चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी। मैंने आंखें बंद की ही थी कि अचानक लगा कोई मेरे सिरहाने खड़ा है। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा तो मैं चौंक पड़ा और बुरी तरह से डर गया। मेरे सामने वही अजनबी खड़ा था। हाँ, वही मुस्कुराता चेहरा, वही गहरी आंखें, लेकिन इस बार डर और गहरा था क्योंकि दरवाजा भीतर से बंद था। कोई कैसे आ सकता था? मैंने झटके से आंखें मली। मैंने सोचा शायद कोई सपना हो। जब दोबारा देखा तो बिस्तर के पास कोई नहीं था, लेकिन मेरा दिल कांप रहा था। मैं समझ गया कि ये पीछा यही खत्म नहीं होने वाला नहीं है।
अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। पत्नी ने नाश्ता बनाया, बच्चा स्कूल चला गया। मैंने खुद को समझाया कि शायद रात का डर बस मेरा वोम था, लेकिन सच तो ये था कि वो साया अब मेरे साथ घर तक आ गया था वो मोड़ जहां मुझे लगा कि भूतों की ट्रेन से बचकर घर तो पहुंच गया, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ है। क्योंकि ट्रेन से उतरना आसान था, मगर उस साए से पीछा छुड़ाना अब नामुमकिन लग रहा था। तभी अचानक खड़खड़ खड़खड़ की आवाज सुनाई दी। पहले लगा कोई पुरानी गाड़ी या बैलगाड़ी जा रही होगी, लेकिन आवाज बहुत तेज और लगातार थी, जैसे रेल की पटरियों पर पहिए दौड़ रहे हों। मैं चौंक कर उठ बैठा। शहर के बीच रेल की पटरी कहां से आ गई? मैं बाहर गया, आंगन से आगे की गली में देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। गली के बीचों बीच पटरियां बिछी थीं। वो पटरियां किसी ने अचानक रातों रात बिछा दी हों, और उन पर धुंध के बीच से एक लंबी ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन के बाहर कतार में सवारियां खड़ी थीं, और सवारियां इंसान नहीं थीं। उनके चेहरे धुंधले थे, आंखें गड्ढों जैसी गहरी और खाली। कुछ ने पुरानी चादर ओढ़ रखी थी, कुछ की हड्डियां साफ झांक रही थी। सब खामोशी से खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। मैं घबराकर पीछे मुड़ना चाहता था, तभी किसी ने पीछे से मेरा कंधा पकड़ लिया। ये एक बर्फ जैसी ठंडी पकड़ थी। मैंने पलट कर देखा, वो वही ऑटो वाला था। उसका वही पीला चेहरा था, वही अजीब मुस्कान थी। वो बोला, आओ बाबूजी, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार हो रहा है, ये ट्रेन तुम्हें बुला रही है। मैंने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसने मुझे धक्का देकर उस लाइन की तरफ धकेल दिया। लाइन में खड़े साए मुझे देखते ही बुदबुदाने लगे। आ गया, ये भी हमारी तरह हो जाएगा। 2-3 साए आगे बढ़े और मेरी बाहें पकड़कर मुझे खींचने लगे। मैं चिल्लाया, छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मैं इंसान हूं, मुझे मत ले जाओ। लेकिन उनकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मेरी हड्डियां तक चटकने लगी। धीरे धीरे उन्होंने मुझे डिब्बे के अंदर धकेल दिया। डिब्बा अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारे साए चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे हिलने लगी। उसी वक्त मैं खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था, जहां ना कोई गांव था, ना कोई पेड़, ना कोई आसमान, बस काली धुंध थी। अचानक सामने वाली सीट पर बैठे एक साए ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था, जैसे मेरा ही दूसरा रूप। वो मुस्कुराकर बोला, अब समझे, इंसान चाहे जितना भागे, ट्रेन से कोई नहीं बचता। ये सफर हर किसी को करना ही पड़ता है। मैंने सिर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं जिंदा भी हूं या नहीं? वही पहले वाला सिलसिला फिर से चल पड़ा। अंतर इतना था कि पहले मुझे कोई टच नहीं कर पा रहा था, इस बार सब मुझे पकड़ रहे थे। ट्रेन फिर उसी आवाज के साथ दौड़ने लगी। खड़ 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 खड़। डिब्बे के अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी सांस जम रही थी। आसपास बैठे साए धीरे धीरे गाने जैसी आवाज में कुछ बोलने लगे। एक और सवारी, एक और सवारी। मैं कांपते हुए सीट से उठकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंतहीन अंधेरा था। उस रात फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। वही डर, वही सफर, वही मौत जैसा एहसास था, और मुझे समझ आ गया कि इस ट्रेन से बचना आसान नहीं है। मैंने सोच लिया था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। एक बार बचकर भाग गया था, लेकिन मैं दोबारा इसी में फंस गया। उस ट्रेन के भीतर हर तरफ जलते हुए चेहरे, कराहते हुए यात्री और खाली आंखों से घूरती हुई आत्माएं थीं। वे सब मुझे खींच रहे थे। उनके बीच से भागना असंभव था, लेकिन तभी अचानक अंधेरे के बीच मैंने एक रोशनी देखी। वो रोशनी कहीं दूर से आ रही थी, जैसे किसी दीपक की लौ झिलमिला रही हो। उस रोशनी को देखते ही ट्रेन के अंदर हलचल मच गई। दरअसल मेरा शरीर घर पर ही पड़ा था, और मैं ट्रेन में सफर सपने में कर रहा था। मैंने देखा कि रीना, मेरी पत्नी, मेरे सिरहाने बैठी रो रही थी। मेरी सांसें हल्की थीं, आंखें खुली हुई थीं, पर टकटकी लगाकर पता नहीं किसे देख रही थी, जैसे मैं जिंदा होकर भी कहीं और खो गया हूं। रीना ने घबराकर गांव के लोगों की सलाह पर एक बड़े तांत्रिक को बुलाया था। मैं तांत्रिक की सारी बातें सुन रहा था। तांत्रिक ने आते ही मेरा चेहरा देखा और गंभीर आवाज में कहा, ये आत्मा यहां नहीं है, ये कहीं और खिंच चुकी है। जल्दी करना होगा, नहीं तो वापसी नामुमकिन हो जाएगी। तांत्रिक ने चारों ओर गोमती चक्र, लाल धागे
और हवन की तैयारी की। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया और बोला, ये उसी शमशान से निकला था जहां भटकती आत्माएं उसका इंतजार कर रही थीं। तभी ये उनकी चपेट में आ गया। वो ट्रेन तुम जानते हो कैसी है। पुराने जमाने में उसमें आग लग गई थी, पूरा डिब्बा जलकर राख हो गया। सैकड़ों यात्री जिंदा जलकर मरे, कुछ स्टेशन पर कूदे, कुछ रास्ते में, लेकिन कोई बचा नहीं। तभी से वो ट्रेन हर रात चलती है और जो भी उसके बीच फंस जाता है वो कभी वापस नहीं आता। रीना सिसकते हुए बोली, क्या मेरा पति भी नहीं बचेगा? तांत्रिक ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, ये बच सकता है। इसके बैग में महाकाल का शिवलिंग और रुद्राक्ष है। वो शिवलिंग इसकी ढाल बन गया था, उसी ने इसे बचाया है, इसीलिए ये अब तक जिंदा है। महाकाल ने तब उसे बचाया था और महाकाल ही अब उसे बचाएंगे। लेकिन अभी वो शिवलिंग इसके पास नहीं है। जैसे ही बैग इससे दूर हुआ, आत्माएं इसे फिर से खींच ले गई। मगर चिंता मत करो, मैं इसे वापस लाऊंगा। तभी शोरगुल से मेरा ध्यान हटा तो मैंने देखा कि ट्रेन में यात्री हल्ला मचाने लगे हैं। जो आत्माएं मुझे पकड़ने बढ़ती वे अचानक जलने लगती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। कई साएं चिल्ला उठे, ये नहीं जाएगा, ये हमारा नहीं है, इसे महाकाल की रक्षा मिली है। डिब्बे के भीतर हाहाकार मच गया। किसी ने मेरे पैरों को खींचा, किसी ने बाल पकड़ने चाहे, लेकिन उनके हाथ आग में बदलकर राख हो जाते। उधर तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। वो राख मेरे माथे पर मल रहा था। धूप की लपटें ऊंची उठ रही थीं। अचानक वो मेरी छाती पर हाथ रखकर जोर से बोला, हे महाकाल, अपने भक्त को वापस दो, इसे इस मरी हुई ट्रेन के चक्रव्यूह से निकालो। उसके शब्द गड़गड़ाहट जैसे गूंजे। अचानक पूरी ट्रेन हिलने लगी, डिब्बे की दीवारें पिघलने लगी, शीशे से धुआं निकलने लगा। चीख पुकार इतनी भयानक थी कि कान फटने लगे। वो ऑटो वाला भी सामने आया और गरज कर बोला, नहीं, ये मेरी सवारी है, इसे मैं ही लाया हूं, ये यहां से नहीं जाएगा। लेकिन उसी पल शिवलिंग की एक चमकती किरण मेरे सामने प्रकट हुई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि सब आत्माएं जलने लगी। ट्रेन की पटरी आग में झुलसकर टूट गई। डिब्बे के दरवाजे अपने आप खुल गए। मैं बिना जाने कैसे उस दरवाजे से बाहर गिर पड़ा। अगले ही क्षण मैंने अपनी आंखें खोली। मैं अपने घर के कमरे में था। चारों ओर धुएं की गंध थी। तांत्रिक हवन कर रहा था। रीना मेरे पास झुकी हुई थी और रोते रोते मेरा हाथ पकड़े हुए थी। मैं हाँफ रहा था और पसीने से भीगा हुआ था। कुछ देर तक समझ ही नहीं पाया कि मैं सचमुच यहां हूं या फिर ट्रेन में। तांत्रिक ने मंत्र रोककर मेरी आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब तुम सुरक्षित हो। वो आत्माएं अब तुम्हें कभी नहीं छू सकती, लेकिन याद रखो, जहां लोग मना करते हो वहां मत जाओ। जैसे कि शमशान, उजाड़ रास्ते और पुरानी पटरी, इन जगहों पर कभी मत भटकना, क्योंकि एक बार अगर उनका माया जाल पकड़ ले तो हर कोई भाग्यशाली नहीं होता जो बच सके। महाकाल का शिवलिंग तुम्हारे बैग में था, तभी तुम बच गए। मुझे सावधान करके तांत्रिक महाराज चले गए। मैंने कांपते हुए रीना का हाथ थामा। मेरे होंठों पर सिर्फ एक शब्द निकला, जय हो महाकाल। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते से कदम नहीं रखा। उस रास्ते पर क्या, जहां किसी ने बताया कि यह रास्ता सही नहीं है, यहां से मत जाना, तो मैंने उस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखा, क्योंकि एक बार जो मैंने झेला, दोबारा मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता था। आज भी जब कभी ट्रेन की खड़खड़ खड़खड़ आवाज सुनाई देती है, मेरी रूह कांप उठती है, क्योंकि मुझे पता है वो ट्रेन अब भी चलती है, लेकिन मैं सिर्फ महाकाल की कृपा से बच निकला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले समीर थुलुंग राय हैं नेपाल से, गुलाब खन्नौरी हैं पंजाब से, एरशाद जियाना और अहमद हमदून रशीद हैं मालदीव से, साजन हैं दिल्ली से, कुलविंदर कौर हैं पंजाब से, जिलेंद्र हैं जौनपुर से, अंजुम खान हैं सूरत से, फैजल हैं ओमान से, सुखा जाट हैं ब्रह्मपुत्र से, चिन्मय त्रिपाठी हैं ओडिशा से, प्रिंस फैजान हैं मालेगांव से, मनोज गिरी हैं महाराष्ट्र से, परी हैं सूरत से, शानू पंडित हैं ऑस्ट्रेलिया से, सूरज हैं उत्तर प्रदेश से, तापस कुमार हैं अंडमान निकोबार से, शिव कुमार हैं नावदा बिहार से, संतोष यादव और संजना यादव हैं
बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, नाजिम मलिक हैं देहरादून से, फैजल हैं ओमान से, सीमा हैं गुजरात से, गोलू डांगी और सुनीता डांगी हैं भोपाल से, राहुल भरद्वाज हैं बलिया से, आरती हैं कर्नाटक से, बंटी अंतिम और तेजस हैं राजस्थान से, राजा महंत हैं छत्तीसगढ़ से, पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से, सारा आलम हैं मुंबई से, अभय हैं आगरा से, मुकेश करण और रघुवीर हैं चेन्नई से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, माही चौहान हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, रिंकी शाहू हैं झारखंड से, रविंद्र हैं बिहार से, अशोक जलवा हैं बुढ़ार से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, माही सिंह हैं बिहार से, हेमा प्रीतम हैं इंदौर से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, रेशमा हैं पुणे से, उमेश हैं नेपाल से, सनेहल मिट्ठे हैं बर्श से, फहीम केडी हैं मेलगांव से, अजित हैं ओडिशा से, डी के बोरो हैं असम से, टिंकू कश्यप हैं जालंधर सिटी पंजाब से, संजय पवन और रंजीली हैं गोंडा से, रीना हैं साउथ अफ्रीका से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, बसंत राणा हैं खुजरा से, गुरजीत शंडू हैं फिरोजपुर पंजाब से, राम हैं भावनगर बुलंदशहर से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, शाहरुख मंसूरी हैं सारंगपुर मध्य प्रदेश से, पार्वती चलवाड़ी हैं पुणे महाराष्ट्र से, निरुपमा नायक हैं ओडिशा से, प्रेम देवी, तनीषा, अनुष्का और गौरव हैं जयपुर राजस्थान से, रीतू थापा हैं मीरूट से, माजीद हैं मालदीव से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, शंकरंशन शाहू हैं ओडिशा से, रंजीत हैं झारखंड से, तेजवाली खान और मुस्तफ़ा खान हैं इंग्लैंड से, शाजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, विनोद सोनू हीरा और अरुण हैं दिल्ली से, सीपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, विशाल तिलक हैं न्यूजीलैंड से, हैं एकता हैं नई दिल्ली से, मोहन असनसोल हैं वेस्ट बंगाल से, पूनम हैं जमशेदपुर से, एमडी समसाद हैं बिहार से, हजवशा बसुमत्री हैं असम से, सोहेब हैं गुजरात से, सीमा तांती और आरुष तांती हैं मुंबई से, पंकज कुमार हैं लखनऊ से, मोहम्मद फारूक हैं बहरीन से, अयूब हासमी हैं यूपी से, निशा कंवर हैं सीकर से, दिनेश हैं बुरहानपुर से, अर्जुन पाल हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, प्रेम सुमन और इरसाद हैं बहरीन से, जसवंत सिंह हैं इटली से, टूटन दे हैं नागालैंड से, गुड्डू हैं बिहार से, सुक्खा जाट हैं ब्राह्मपटन से, वाजिद तबस्सुम हैं पटियाला हाउस लाहौर पाकिस्तान से, बसंत राणा हैं बुलंदशहर से, प्रिंस डीजे हैं सोनिया विहार दिल्ली से, उर्फन हैं ओडिशा से, विनोद हैं दिल्ली से, हेमा और प्रीतम हैं इंदौर से, अन्नू हैं कानपुर से, अनोखी लाल हैं यूपी से, वारिश हैं झांझा से, पिंकी सिंह, आराध्या सिंह और दीपक सिंह हैं छपरा बिहार से, राजकुमार हैं बिहार से, जितनेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, हारवीन, अलवीन और सविता हैं जालंधर सिटी पंजाब से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, मोहद फैसल हैं यूपी से, करण जाटव हैं सिरसा से, अरविंद भाई गीताबेन, राज रिंकल दीप सोनल और स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, फिजा हैं पाकिस्तान से, अमित कुमार हैं महाराष्ट्र से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, शाकिर अंसारी हैं मुंबई से, विपिन कुमार हैं दिल्ली से, रानी हैं असम से, मुबारक हैं गोरखपुर से, रजान नूर कीका हैं महाराष्ट्र से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, साफिक हैं सऊदी अरब से, सूरज पंडित हैं आगरा से, आसिफ शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, रोबिन लांबा हैं सऊदी अरब से, आकाश और सचिन हैं कनाडा से, अली हसन हैं फिरोजाबाद से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, वाई सोंग हजांग तरपसा से और सबसे लास्ट में जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।